Sadia, we'll just wait for another minute or two and we'll start off after that. Yeah. Sure. Sadia, should we start? Yeah, sure. Yeah. Good evening, everyone. Welcome to the second session of Module 2. आप सब लोग कैसे हैं? I hope you're all doing really well, and we are very excited for अपना second session. हमने पिछले सेशन में रियली देखा था कि कंपैशन कैसे हमारी एवरीडे काउंसलिंग स्किल्स में कैसे शोकेस हो सकता है, हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंड रियली व्हाट इट मींस टू स्टे इन दैट मोमेंट. काफी पहले मॉड्यूल की स्किल्स हम लोग ने थोड़ा थोड़ा देखा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, and really today is another step उसी direction में. So without waiting any further, over to you, Sadia. थैंक यू. इशिता, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सादिया, आपकी आवाज आ रही है. ओके. गुड इवनिंग, नमस्ते. आप सब ठीक तो हैं? प्रैक्टिस की ये हफ्ते में? आप लोगों ने प्रैक्टिस की? मुझे टाइप करके बताइए कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस चल रही है. चलिए, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं छोड़नी. ईच डे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हमको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर हम हमारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से अलग होंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे ठीक से. जो भी हम सीख रहे हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उसका आधार हमारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है, और उसको जितना पुश कर सके उतना पुश करना है, क्योंकि आगे जाके हमारा कैसे हमारी काउंसलिंग स्किल्स में मैनिफेस्ट होगा, कैसे दिखेगा काउंसलिंग स्किल्स पे, वो इसी पे डिपेंड करता है कि हम कितना अपने अंदर ये बात उतारते हैं, हमारे अंदर कितना ये बात हम हमारे साथ जो है माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, नॉन जजमेंट, ये कितना हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है. तो हम आज उसी डायरेक्शन में, जैसे मैंने कहा, और काम करेंगे. हमेशा की तरह थोड़ी सी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे शुरू में और आखिर में, और बीच में समझने की कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग के अंदर और क्या क्या पहलू हैं, इम्पोर्टेंट है, कैसे उनको समझा जाए, कैसे उनके अंदर उसके ऊपर और अंडरस्टैंडिंग लाई जाए. तो चलिए, तैयार है प्रैक्टिस करने के लिए? चलिए. चलिए, हम साथ में बैठते हैं. मेरा जो मेडिटेशन बेल है वो मैंने ऑफिस में छोड़ दिया है, तो आज सिर्फ मेरी आवाज से आप प्रैक्टिस करें. चलिए. अपनी आंखें बंद कर लें और बिल्कुल अच्छा कंफर्टेबल पोस्चर, जो आप अभी जानते हैं, अभी तक इतना काम करके आप जानते हैं कि पोस्चर कैसा होना चाहिए आपका.
पैर जमीन से जुड़े हुए होने चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए और आपका पोस्चर अलर्ट भी है और रिलैक्स्ड भी है। ये एकदम आराम से है, लेकिन पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से जानकारी रख रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। कुछ गहरी सांसें लेकर अपने मन को भी हम वर्तमान में ले आएंगे। अपने आप को याद दिलाएंगे कि अभी हम प्रैक्टिस में बैठ रहे हैं। और जब पूरी तरह से तैयार हो जाए तो धीरे धीरे से अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। कोई भी टेंशन अगर बदन के अंदर हमने पकड़ा हुआ है, जैसे हमारा पेट बहुत टाइट है या कंधे हमने पकड़े हुए हैं या दांत ही आपस में जुड़े हुए हैं बहुत टाइट, या आंखें आपस में बहुत नीची हुई हैं, तो उनको धीरे से खोल दें। कुछ समय लें अपने शरीर को समझने के लिए, जानने के लिए, और जो ज़रूरत है शरीर को उसको वो दे दें, ताकि वो थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा सा आरामदेह हो जाए। और धीरे से अभी अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ले आए। सांस को जाने, अंदर आती हुई सांस जाने के अंदर आ रही है, बाहर जा रही है तो जाने के बाहर जा रही है, एकदम आराम से। कहीं हमको पहुंचना नहीं है, कुछ करना नहीं, सिर्फ अपनी सांसों को जानना है और सांस के माध्यम से वर्तमान में रहना सीखना है और अंतर्मुखी होना है। कहीं मन भटक गया तो बस प्यार से, धीरे से, पूरे कंपैशन से वापस ले आए। अपने प्रति कोई भी नेगेटिविटी नहीं, और सोच के प्रति भी कोई नेगेटिविटी नहीं कि ये सोच क्यों आई या फलानी सोच क्यों आई, कुछ भी नहीं, सिर्फ वापस आ जाएंगे। इतना अच्छा मौका अपने साथ वक्त गुजारने का, इतना सरल तरीका अपने साथ वक्त गुजारने का। ना कोई चिंता, ना कोई प्लान, ना कहीं जाने की जल्दी, ना कोई चीज ठीक करने का इंटेंशन। सिर्फ आराम से सांस को जानते हैं और इसी में खुशी पाते हैं, धीरे धीरे। इसी तरह वर्तमान को एंजॉय करने की
हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। जो मन वर्तमान में है वो पूरी तरह शांत है, पूरी तरह सुखी है। जो मन उलझा हुआ है आगे पीछे की बातों में, वही दुखी है, वही अशांत है। इसका फर्क जानना है अपने अनुभव से। मन अगर 2 सांस के लिए वर्तमान में टिक गया तो वो 2 सांस के लिए वो शांत हो गया। जैसी सांस है उसको देखना है, गहरी है तो गहरी, हल्की है तो हल्की। अब कुछ गहरी सांसें लेकर अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिर यहाँ आ जाएंगे जहाँ हम हमारा कोर्स कंटिन्यू करेंगे। हम्म, कैसी थी आपकी प्रैक्टिस? आंसू आ गए आज?
क्यों? पीसफुल थी, बेहतर थी, ठीक है, ठीक है। जैसे वक़्त गुज़र रहा है, आपको पता चल रहा है कि वर्तमान में रहने का मतलब, शांत होने का मतलब क्या है ना? इस तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाता है। नहीं होता है, शुरू-शुरू में तो मुश्किल है, धीरे-धीरे बहुत सारे जब हम पहले दिन हम आज हमारा कोर्स का छठा दिन है ना? 5 हफ्ते आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो। पहले दिन कितनी हलचल थी। जब आप लोग लिखते भी थे, तो कितना डिफ़िकल्ट होता था, है ना? धीरे-धीरे बिल्कुल आज रिलैक्स हो पाए, ठीक है, ठीक है। धीरे-धीरे अ, ये स्थिति आ ही जाती है। जब मन को पहले तो मन रेज़िस्ट करता है कि मेरी आदत है हिलने की, मुझे रोको मत। फिर धीरे-धीरे ये हो जाता है कि उसको आदत पड़ जाती है, ये समझ में आ जाता है कि यहाँ रहने में सुकून है, यहाँ रहने में खुशी है, शांति है। यहाँ-वहाँ भागने में, ये फिक्स वो सॉल्व करने में नहीं है। तो उसकी आदत जो है अंदर ही अंदर बदलने लगती है और यही यही हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस से ही काम बदलता है ना? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। विश्वा आप स्लाइड का आप पहली स्लाइड इनफैक्ट विश्वा रुक जाइए, मैं जब कहूँगी फिर आप डालिए, पहली स्लाइड अभी डालिए मत, थोड़ा-सा मुझे क्वेश्चन आंसर करना है। क्या याद है आप लोगों को पिछले सेशन में से? तो पिछले सेशन में हमने एक वो अब्रिविएशन बनाया था स्पेस करके, है ना? हमने वो कहा था कि हमारा जो काउंसलिंग का अप्रोच है, वो एक 5 फाउंडेशन वाला अप्रोच है, जिसमें हमने स्पेस पाँचों फाउंडेशन का नाम कहा था स्पेस, SPACE, है ना? आप बताएँगे एस क्या चीज़ के लिए था? सेफ्टी के लिए, वेरी नाइस। और पी क्या चीज़ के लिए था? प्रेज़ेंस के लिए, बिल्कुल ठीक। पेशेंस के लिए नहीं, प्रेज़ेंस के लिए। और ए क्या चीज़ के लिए था? अवेयरनेस के लिए, बिल्कुल ठीक। और सी कंपैशन के लिए, बिल्कुल ठीक। और लास्ट वाला जो ई था वो क्या चीज़ के लिए था? इमोशन के बारे में क्या? नहीं, एम्पैथी के बारे में नहीं, इमोशनल रेज़िलियंस था, बिल्कुल ठीक। तो हमारे जो 5 अभी आप विश्वास स्लाइड डाल सकते हैं। तो हमने एक काउंसलिंग अप्रोच की बात की जिसके 5 फाउंडेशंस थे। उसका एक जल्दी से हम रिकैप करेंगे ताकि हम भूलें नहीं क्योंकि आज हम उसी के अंदर और डेप्थ में काम करेंगे। तो हमने कहा कि काउंसलिंग के अंदर सेफ्टी, प्रेज़ेंस, अवेयरनेस, कंपैशन और इमोशनल रेज़िलियंस सभी ज़रूरी है और ये पाँचों चीज़ें, है ना? किस-किस में आनी चाहिए ये पाँचों चीज़ें? खाली हमारा क्लाइंट में आनी चाहिए कि ये पाँचों चीज़ें तीनों जगह आनी चाहिए और ये 3 जगहें क्या थी? हमारे क्लाइंट में तो आनी ही चाहिए, पर पहले किस में आनी चाहिए? खुद में आनी चाहिए और काउंसलिंग रिलेशनशिप में, बिल्कुल ठीक है। तो हम में अपने अंदर क्या सेफ्टी है, अपने अंदर प्रेज़ेंस है, अपने अंदर अवेयरनेस है, अपने अंदर क्या कंपैशन है, अपने अंदर क्या हम इमोशंस के साथ रह सकते हैं। ये एक काम हो गया, जो हम कर रहे हैं। ये एक टाइम का काम नहीं है, ज़िंदगी भर का काम है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब होने के बाद ही हम काउंसलर बन सकते हैं, लेकिन हम साथ-साथ में इसको डेवलप करते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। मतलब अब मैं 20 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ, पर क्या पूरी तरह से हर चीज़ इंसान ये नहीं, ये काम चलता ही रहता है, मेरा भी चलता रहा है, सबका चलता रहता है। तो ये अपना काम है, चलता रहेगा। फिर यही चीज़ें जितना हमारे अंदर आएँगी, उतना हमारी काउंसलिंग रिलेशनशिप में आ पाएगी, उतना हम काउंसलिंग रिलेशनशिप में ला पाएँगे। जितना हम इसको काउंसलिंग रिलेशनशिप में ला पाएँगे, उतना हम उसको हमारे क्लाइंट के अंदर डेवलप कर पाएँगे। क्लाइंट में वो कैपेसिटी आएगी कि वो ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप करें, है ना? तो ये तीनों जगह पे हमको कोशिश करना है कि हम ये पाँचों फाउंडेशंस लाने की कोशिश करें। फिर हमने कहा कि फिक्सिंग और हेल्पिंग माइंडसेट में फ़र्क है। फिक्सिंग माइंडसेट के अंदर हम लोगों को सलाह देते हैं और इसके ऊपर आज आज और थोड़ा डेप्थ में भी काम करेंगे
और हेल्पिंग माइंडसेट के अंदर जो है हम कोशिश करते हैं कि ये पांचों चीजें क्लाइंट के अंदर आए। तो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि वो अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढे, वो अपने प्रॉब्लम्स भले ही धीरे, पर हम क्लाइंट को एम्पावर करते हैं, यानी कि हम नहीं उनका पावर ले लेते बोलकर कि हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना प्रॉब्लम। हम उनको पावर दे देते हैं कि आप में सारी वो चीजें हैं जिससे आप अपनी लाइफ की जो भी डिफिकल्टी है, दुविधा है, जो भी कठिनाइयां हैं, आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो हम क्लाइंट को एम्पावर करते हैं, है ना? और हमने क्या बात की? पेन और सफरिंग वाली बात की। अपने अंदर तो हम समझे, पर हमने समझाया कि क्लाइंट के अंदर भी हम पेन और सफरिंग का फ़र्क कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि पेन के साथ कैसे रहना है। पेन को तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, पर सफरिंग क्रिएट नहीं करना है। आप में से जल्दी से कोई मुझे बताएगा इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप क्या समझे हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है? पेन में क्या फ़र्क है? सफरिंग में क्या फ़र्क है? कुछ ही शब्दों में। करेक्ट। पेन इनएविटेबल है, सफरिंग ऑप्शनल है। पेन अक्सर टेम्परेरी होता है, पर सफरिंग चॉइस है। पेन को अवॉइड करना मुश्किल है क्योंकि हमारे कंट्रोल के बाहर है। सफरिंग हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल के अंदर है। पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि पूरी तरह से तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट एटलीस्ट हम क्यू के माइंड के साथ काम कर सकते हैं, सफरिंग के साथ काम कर सकते हैं माइंडफुलनेस के तरीके से। बिल्कुल ठीक, पेन फर्स्ट एरो है, बिल्कुल ठीक। तो ये अब तक हमने काउंसलिंग स्पेस के अंदर हमने बात की। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगले एक और एंगल ऐड करते हैं आज, एक और नुआंस ऐड करते हैं। आज हम बात करेंगे एक सिचुएशन को, एक क्लाइंट की सिचुएशन को किस तरह से समझें, किस तरह से समझना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद हम काम करेंगे क्या काउंसलिंग स्किल्स ज़रूरी है वो सिचुएशन के साथ काम करने के लिए। तो पहले हमको समझना है कि क्लाइंट का सिचुएशन क्या है, ठीक है? अब अक्सर जो हमको दिखता है वो होते हैं सिम्पटम्स और बिहेवियर्स, बाहर के प्रॉब्लम। वो सामने वाला क्या कर रहा है या उसको क्या हो रहा है ना? अ, नींद नहीं आ रही, ये एक सिम्पटम हो गया। बदन में बहुत दर्द है, ये एक सिम्पटम हो गया। अ, दुखी है, ये एक सिम्पटम, बहुत दुखी फील हो रहा है, रोना आ रहा है, ये एक सिम्पटम हो गया। और उसके बिहेवियर जो हमको दिखते हैं, जैसे एक्चुअली रोना, या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाना, या फिर गुस्सा किसी और पे निकालना, अ, या बहुत गुस्सा करना, या रोड रेज होना, जैसे किसी ने भी ओवरटेक कर दिया तो बहुत गुस्सा हो जाना, ये सब हमको दिखने वाली चीजें हैं। ये सिम्पटम्स है और बिहेवियर्स, ठीक है? थोड़ा सा अगली स्लाइड पे जाएंगे विश्वा, इसके आगे वाली स्लाइड पे। फिर आपको चाहिए तो वापस आप पीछे वाली स्लाइड पढ़ने के लिए आ सकते हैं। तो ये हो गई ऊपरी सतह की बातें, बिहेवियर, सिम्पटम, जो सबसे बाहर वाला बेज वाला सर्कल जो आपको दिख रहा है, ये वो हो गया। अब एक लेयर उसके नीचे जाएंगे, तो उसके एक लेयर नीचे जाके हमको समझ में आएगा कि ये जो एक्शंस हैं, इनके पीछे कुछ थॉट्स हैं, उनके नीचे एक लेयर में कुछ सोच है, कुछ बिलीफ्स भी है और कुछ सोचे भी है। अब ये हमको दिखती नहीं, पर जब हम पूछते हैं हमारे क्लाइंट से तो हमको पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। काउंसलर्स अक्सर ये लेयर पे काम करते हैं। जो ले लोग हैं वो अक्सर बाहर के लेयर पे देख के एडवाइस देते हैं। काउंसलर्स थोड़ा थॉट्स के बारे में सोचते हैं, पूछते हैं, फिर एडवाइस देते हैं, ठीक है? उसके अंदर का लेयर जो है वो है इमोशन, और वो जो लेयर है उसके साथ हमको काम करना है, हमको सीखना है कैसे वो लेयर, वो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। और हम देखेंगे किस तरह से एक केस के बारे में हम ये 3 लेयर्स को लेके सोच सकते हैं। विश्वा, आप चाहें तो वापस जा सकती हैं अपनी अर्लियर स्लाइड्स पे ताकि लोग पढ़ पाएँ। अब एक केस, एक क्लाइंट का एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी का एग्जांपल लेते हैं। ये आदमी को शराब पीने की आदत है। हाँ, थॉट्स और इमोशंस कनेक्टेड, हर चीज
कॉज करती है, कनेक्टेड होती है। कभी कभी थॉट्स इमोशंस क्रिएट नहीं करते हैं, इमोशंस भी थॉट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, डोंट थॉट्स कॉज इमोशंस। कभी कभी किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको इतनी चोट लग गई, तब तक थॉट बीच में आएगा ही नहीं। फिर थॉट आएगा, अरे अरे, उसके आगे सफरिंग आएगी, कॉन्शियस थॉट नहीं आएगा। जो माइंड की सबकॉन्शियस इंटरप्रिटेशन हैबिट है वो तो है ही, वो तो इमोशंस के बीच में आएगी। बट थॉट एज वी नो इट, कॉन्शियस थॉट है ना, वो थॉट को वक्त लगेगा, वो सफरिंग में चला जाएगा। थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में आएगा, और बेटर व्योमेश बेटर समझ में आएगा। तो ये एक आदमी है और इसको शराब पीने की जो है आदत है। इसकी शादी हो गई है, इसकी वाइफ है, और ये काफी साल से समझो चल रहा है। अब कुछ, हाँ, 2-4 साल से चल रही है बात। दोनों काम करते हैं और रात को वो थोड़ी शराब जो है रेगुलरली पीता है। फिर ये लोग एक नई लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ जो है, जो नेबर्स है उसके आसपास के, थोड़े जजमेंटल टाइप के हैं, और वो कहने लगते हैं कि क्या है, बीवी की कमाई, दारू पी रहा है, पियक्कड़ आदमी है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, या वगैरह वगैरह जो भी है। और ये सुनकर जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये सुन करके। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब वो पी के झगड़ा करने लगता है उसकी वाइफ से, जो वो पहले ज्यादा नहीं करता था। अब वो झगड़ा करने लगता है। विश्वा स्लाइड चेंज हो गई है, स्लाइड पे, सही स्लाइड पे आ जाइए। वो झगड़ा करने लगता है। झगड़ा करते करके ऐसा एक दिन आता है जब वो अपनी बीवी को मारता है। ठीक है, फिर ये बात रिपीट होने लगती है हर 2-3 महीने में, बहुत बड़ा झगड़ा और फिर मारना, बहुत बड़ा झगड़ा और फिर मारना। ठीक है, अब ये कुछ समय चलता रहता है। उसकी बीवी को समझ में नहीं आता है, पहले तो नहीं मारता था, अब ये क्यों मारने लगा है। वो भी दुखी हो जाती है बहुत ज्यादा, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उसको पता नहीं मैं क्या क्या करूं। सडनली लाइफ चेंज तो नहीं कर सकते हैं, सडनली सब कुछ छोड़ के जाना किसी के भी लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो भी कुछ समय देखती है, फिर किसी से बात करती है। आपकी तरह कोई नॉन प्रॉफिट के कोई लोग होते हैं जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के साथ डील करते हैं, उनसे बात करती है। और फिर जो है, समझो, ये आदमी कोई काउंसलर के पास नॉन प्रॉफिट में या कहीं भी पहुंचता है। अब उसको, ये हमारा सिचुएशन है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे? अक्सर काउंसलर के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, या लोगों के रिस्पॉन्सेस, काउंसलर के क्यों, कभी कभी काउंसलर के भी होते हैं, बट लोगों के अक्सर रिस्पॉन्सेस बहुत वेल इंटेंशनड रिस्पॉन्सेस होते हैं। मतलब वो बहुत अच्छे से सोचते हैं और बहुत उनके भले के लिए कहते हैं, पर वो कहते हैं क्या टाइप की चीजें कहते हैं, जैसे तुम जानते हो, है ना, तुम भी तो खुश नहीं हो, पी के मार पिटाई करके झगड़ा करके क्यों करते हो, इतना अच्छा काम है तुम्हारा, अच्छे से करो, क्यों ये बेकार आदत पाल रखी है, और कोई ये बदल नहीं सकता, तुम ही बदल सकते हो इसको, है ना। ये होती है हमारी नेचुरल नॉर्मल एडवाइस। क्यों ऐसा करते हो, तुम्हारे हाथ में है। और जब हम ऐसा कहते हैं, हम हकीकत में सोचते हैं कि ये लोगों के हाथ में है, ये उसके हाथ में है, और वो चाह करके कर रहा है। हाँ, दुखी है, परेशान है, इतना तो कंपैशन हमारे अंदर है, पर पर वो चाहे तो वो छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि हम चाह के भी हमारे जेलसी के थॉट्स थोड़ी छोड़ सकते हैं। जब हम माइंडफुलनेस करते हैं तो हमको दिखता है कि हम ना चाह के भी कितनी चीजें हमारे मन में आ जाती है। और अगर थॉट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है तो हम एक्शन लेते हैं। तो फिर जो कंपैशनेट काउंसलर है वो इस बारे में किस तरह सोचता है? वो पहले सोचता है कि हम इसको बेहतर समझे, इस सिचुएशन को बेहतर समझे। कैसे बेहतर समझे? पहली बात तो इसको एडिक्शन है, ये इंसान को एडिक्शन है, इसको शराब का एडिक्शन है, आदत है, लत है। अब ये एडिक्शन जो है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं?
हम एडिक्शन के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। पहले तो ये कि एडिक्शन शुरू में तो आदमी जान करके करता है, फिर वो एक बॉडी की आदत बन जाती है, खाली मन से फिर नहीं करता, फिर उसके बॉडी में क्रेविंग आ जाती है। तो एक तो ये आदमी थोड़ा अटक भी गया है इसकी लत के अंदर, क्योंकि शुरू में उसने जो भी हुआ स्टार्ट किया पर थोड़ा अटक गया। पहली बात। दूसरी बात, और ये बहुत जरूरी बात है, एडिक्शन क्या पर्पस फुलफिल करता है। जो भी हम एक्शन लेते हैं वो चाहे कितना नेगेटिव हो, चाहे किसी को दुनिया में किसी को बॉम्ब भी कर देना हो, जो भी एक्शन एक इंसान लेता है उसके लिए वो एक्शन का कोई रीजन होता है, उसका कोई, उससे उसको कोई फायदा होता है। एडिक्शन से क्या फायदा होता है? हाँ, आप एडिक्शन के गुलाम तो हो ही जाते हैं, बट एडिक्शन से आपको, जो लोग एडिक्टेड होते हैं उनको एडिक्शन से कुछ तो मिलता है। क्या मिलता है? एस्केप मिलता है, बिल्कुल ठीक, पीस मिलता है, कुछ मिलता है। तो जब थोड़ा सुकून मिलता है और मोमेंटली पेन भूल जाते हैं, बिल्कुल ठीक, और पेन भूल जाते हैं, खुशी तो नहीं मिलती पर पेन भूल जाते हैं, इसीलिए टेम्पररी सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, थॉट से छुटकारा मिलता है, बिल्कुल ठीक। तो एडिक्शन में अगर अगर ये इंसान को कोई चीज से छुटकारा मिल रहा है, ये इंसान को कोई चीज से एस्केप मिल रहा है, तो काउंसलर के लिए बहुत जरूरी है समझना कि वो क्या चीज है। तो इतना हम जरूर समझ सकते हैं कोई चीज होने के लिए कि एडिक्शन से उसको कोई चीज का फ्रीडम मिल रहा है, बट अंदर कोई इमोशन है, कोई इमोशन है। जब हम कहते हैं कि थॉट से छुटकारा, थॉट से ज्यादा फीलिंग से छुटकारा, अंदर जो अनईजीनेस है, हमारे अंदर जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है कोई चीज की, उससे छुटकारा, ठीक है। चाहे कोई फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे कोई चीज हो जो दिखती हो, मतलब हम इजीली समझ में आती हो, जैसे फ्रस्ट्रेटेड है और शराब पी रहा है, बट अक्सर अक्सर बहुत डीप और बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली फीलिंग्स होती हैं एडिक्शन के पीछे। जैसे जिंदगी का क्या पर्पस है, या मैं कुछ भी कर लूं, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, एम्प्टीनेस फील होता है, पॉइंटलेसनेस फील होता है। ये टाइप की जो फीलिंग्स है हमारे अंदर, इनएडिक्वेसी जिसको हम कहते हैं कि मैं अच्छा, जो भी है इनफ नहीं है, बस नहीं है, अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूं, या ये कुछ भी हो सकता है एडिक्शन के नीचे। लेकिन जब हमने पहले लेवल पे उसको एडवाइस दी, अरे तुम जानते हो, तुम कर सकते हो, हमने क्या किया, हमने दरवाजा बंद कर दिया ये वाली शेयरिंग का। क्या है ये? और अक्सर वो इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो क्या है, वो खुद भी डायरेक्टली नहीं जानता। मुझे इनएडिक्वेट फील होता है इसलिए मैं भाग जाता हूँ, एडिक्शन की तरफ जाता हूँ और एडिक्ट हो जाता हूँ, उसको ऐसे नहीं पता। उसको सिर्फ एक सेंस है कि बहुत सारा सोच आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, चलो जाके शराब पीते हैं और यार ये खत्म करो मुसीबत। जैसे शाम हुई कि ये सारी चीजें बढ़ गई, आदत पड़ गई है वैसे भी, चलो जाके शराब पीते हैं। एक साइकिल बन जाता एडिक्शन का। तो उसको भी नई स्पेस है ये समझने का कि उसके अंदर क्या हो रहा है। और हमने दे दी बहुत अच्छी बहुत प्यारी एडवाइस उसको, लेकिन फिर हमारे पास भी स्पेस नहीं है ये समझने का, ये जो उसके अंदर चल रहा है ये वो किससे शेयर करे, कौन उसके साथ बैठे ये सुनने के लिए कि आपको क्या हो रहा है। कौन बैठेगा? हम नहीं बैठेंगे काउंसलर्स की तरह, तो कौन बैठेगा? कोई नहीं है। बीवी भी परेशान होगी, बहुत मुश्किल है उसके आसपास के लोग सच में ऑब्जेक्टिवली उसकी सारी नेगेटिविटीज बाजू में रख के, हटा के सुन सके कि
एक्चुअली क्या हो रहा है। तो एज अ काउंसलर हमको पता है कि ये जो एडिक्शन है, ठीक है, इसके नीचे कुछ बहुत गहरा है, हमेशा होता है। ये क्या है हम सुनना चाहते हैं, ये सुनने का इंक्लिनेशन, इंटरप्रिटेशन नहीं। क्या ये हो सकता है, क्या इनएडिक्वेसी हो सकती है, क्या शायद इसलिए एडिक्टेड है क्योंकि लाइफ में उसको पर्पस नहीं। हमको गेस वर्क नहीं करना है, हमको इंटरप्रिटेशन भी नहीं करना है, हमको एब्सोल्युटली जजमेंट के बगैर सुनना है। सुनना कैसे सुनना है, ठीक है, हम वो क्या स्किल है उस पे हम आएंगे, बट एटलीस्ट हमको ये पता है कि एडिक्शन के बारे में हमको ये पता है कि कहीं से वो एस्केप कर रहा है और कुछ गहरा अंदर चल रहा है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा उसको आदत है, तो ये सिर्फ मेंटल इशू नहीं है, अब ये बॉडीली इशू भी हो गया है, उसके बॉडी में क्रेविंग है। लेकिन अगर एस्केप नहीं होगा क्रेविंग कम हो सकती है, बट अगर एस्केप बना रहेगा क्रेविंग कम करना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात, एडिक्शन के बारे में हमको क्या पता है, जब सब्सटेंस उसके सिस्टम में जाता है, सब्सटेंस यानी आप शराब बोल लो, ड्रग्स बोल दो, कुछ भी, सिगरेट भी वही है, कॉफी भी वही है, मतलब कम मात्रा में ज्यादा बड़े प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम, बस है तो छोटा मोटा वही है ना। जब हमको लगता है चाय पीने की भी तलब लगती है तो एक तरह का एडिक्शन है, बट ठीक है चलता है, छोटा मोटा है। जब वो बहुत गहरा हो गया तो वो लाइफ में डिफिकल्ट हो जाता है ना। चाय पीने से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाती, बट ड्रग से और अल्कोहल से हो जाती है। तो तीसरी चीज हमको ये भी समझ में आती है कि एडिक्शन के बाद जब वो सब्सटेंस उसके शरीर में जाता है, तब उसका जो ब्रेन में जो सेंसर्स है, जो ब्रेन में उसकी आ, जो ब्रेन में उसकी बातें हैं कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कम हो जाता है, वो सेंसर कम हो जाता है, और वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाता है। अच्छी तरह से नहीं, जान करके नहीं, कॉन्शियसली नहीं, किस वेंट करके, निकाल के। और वो कैसे वेंट कर रहा है, गुस्सा होके, झगड़ा करके, मारपीट करके। क्योंकि जब तक शराब सिस्टम में नहीं है उसके लिए मुश्किल है ये करना, पर जब सिस्टम में आ गई तो क्या हो गया, उसके डिफेंसेस कम हो गए, उसने झगड़ा कर लिया, गालियां दे दी, गाने गा लिए, जो कुछ भी है, तो थोड़ा तो इमोशनल एक्सप्रेशन मिलने की वजह से थोड़ा रिलीफ भी मिलता है ना। तो वो भी एक पे ऑफ है। अब ये सब हम जानते हैं एडिक्शन के बारे में। अच्छा, एडिक्शन के साथ साथ यहाँ और एक क्या प्रॉब्लम है, वायलेंस प्रॉब्लम है। वायलेंस के बारे में हम एडिशनली क्या जानते हैं, वायलेंस के नीचे क्या फीलिंग्स होती है, क्या इमोशंस हो सकते हैं वायलेंस के नीचे। बिल्कुल ठीक, गुस्सा, फियर भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। हर्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। वायलेंस के नीचे कितनी चीजें हो सकती हैं, होपलेसनेस, इनसिक्योरिटी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वायलेंस में आदमी को, और अब्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो थर्ड एस्पेक्ट पे मैं आती हूँ। तो वायलेंस में आदमी को पावरलेस फील होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको अपने अंदर पावर फील नहीं होता, तो किसी और को दबा के वो अपना पावर एक्सप्रेस करना चाहता है। वायलेंस में अंदर बहुत गुस्सा और हर्ट हो सकता है ना, बहुत इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो वायलेंस के नीचे भी इमोशंस ही है, देखा, एडिक्शन के नीचे इमोशंस है, वायलेंस के नीचे इमोशंस है ना। और हमने ऊपर से देखा तो ये तो हमको बड़ा बुरा इंसान लगा, जैसे कि हमको नेगेटिविटी हुआ, उसके नेबर्स भी इसको इसलिए जज करते हैं, ये क्या शराब पी रहा है, मार रहा है, मारपीट, सोसाइटी में तमाशा बना के रखा है, क्या लगा के रखा है, जो कुछ भी है। ये तो ऊपर ऊपर की सतह पे हमने देख लिया, पर अंदर की सतह पे कितनी इमोशनैलिटी है जिसको हम देख ही नहीं रहे। और वो इमोशंस जब तक ये खुद देख के उनके साथ बैठना नहीं सीखेगा ये इंसान, उसकी जो एस्केप आदतें हैं वो जाने वाली नहीं। तो काउंसलर का काम अब बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है।
दरवाजे एडवाइस देके बंद नहीं करना, इंस्टेड दरवाजे खोलना, ये बोल के चाहे कितना भी नेगेटिविटी हो, और उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दरवाजे खोलना और आप कुछ ना करें, बस इसी के अंदर इंक्वायरी आप करें, और यही है सेफ स्पेस बनाने का नाम, कि आपके लिए कितना पेनफुल होगा ये। उनको ये किसी ने नहीं कहा कि ये आपके लिए दर्दनाक है, आप भी दर्द में हैं। सबने यही कहा आप अपनी पत्नी को तकलीफ दे रहे हैं, आप फलाने को तकलीफ दे रहे हैं, आप बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप तकलीफ में हैं। ये सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है कि हम समझते हैं कि आप तकलीफ में हैं, और खाली बोलने के लिए नहीं, पर हमने और इंक्वायरी भी की, क्या हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, और इंक्वायरी भी की। और ये सेशन और अगले सेशन में हम देखेंगे कैसे इंक्वायरी करना है और कैसे इमोशंस के साथ बैठना है, क्लाइंट के इमोशंस के साथ कैसे बैठना है ना। तो हमने अब कोशिश, हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम कोई भी एडवाइस देने से पहले बहुत सोच रहे हैं कि ऊपर की सतह पे तो हमको काम ही नहीं करना है ना। वो तकलीफ में, और कंपैशन वाला ट्रेनिंग हमने किया, मेटा ट्रेनिंग हमने किया, हमको क्या समझ में आया, सब उलझे हुए हैं अपने सोच के साथ, सब उलझे हुए हैं अपनी सफरिंग के साथ। कोई किसी को ऐसे दर्द नहीं देता खुद जब तक अंदर से पेन में नहीं होता। अब चाहे उसका पेन एविडेंट हो, मतलब उसको पता हो कि वो पेन में, चाहे वो डिनाई करे कि वो पेन में है, लेकिन पेन के बिना दूसरे को पेन कोई नहीं देता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने ये सारी चीजें समझी। हाँ, तो क्या क्या समझा हमने, कि एक तो ये थोड़ा बॉडीली वायरिंग है, इसलिए ये पूरा उसके हाथ में है, मेंटल इशू उसके हाथ में ऐसा नहीं है, माइंड भी लोगों के हाथ में नहीं है। हमने कोशिश की समझने की कि अंडरलाइंग इमोशंस क्या है उसके एडिक्शन के नीचे। हमने कोशिश की समझने की कि अंडरलाइंग इमोशंस क्या है उसके वायलेंस के नीचे। पूछ के कोशिश की, मतलब एटलीस्ट हमने वो दरवाजे खोले कि अच्छा हम ये सवाल करेंगे, हम पूछेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो उसको बाकी लाइफ में नहीं मिल रहा है। पी के एक्सप्रेस करके एक तरह से उसको एक्सप्रेशन मिल रहा है, बाकी लाइफ में उसको परमिशन नहीं है फ्री एक्सप्रेशन की। तो अगर लंबा समय हमारे पास है इसके साथ, तो ऐसे इंसान के साथ तो हम ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। बल्कि एक बार मैं किसी के साथ काम कर रही थी एडिक्शन में, और वो एक्चुअली खाली रिलेशनशिप प्रॉब्लम लेके आए थे, एडिक्शन प्रॉब्लम लेके आए भी नहीं थे। वो रिलेशनशिप तो प्रॉब्लम साइड में रह गया, शायद सेपरेट हो गए मोमेंटली या जो कुछ भी हुआ, लेकिन काम हमने जो है पता चला हमको कि एडिक्शन, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम का रूट प्रॉब्लम एडिक्शन है, और एडिक्शन रिलेशनशिप प्रॉब्लम से भागने के लिए भी है, क्योंकि वो इंसान को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होता है रिलेशनशिप स्पेस में। और फिर जब हमने थोड़ा सा एम्पावरिंग काम किया, जैसे कि वो जो कर रहे थे लाइफ में उसी के बारे में थोड़ा और एंथुजियाज्म से काम करना, या जो कुछ भी, ये सब समझ के, मतलब इमोशंस के साथ काम करने के बाद, तो एडिक्शन तो हमने काम नहीं किया तो भी वो सॉल्व हो गया। क्योंकि एडिक्शन में आदमी को कहीं और एंथुजियाज्म भी नहीं है, कोई और चीज एंजॉयमेंट, फुल्ली एंजॉयमेंट और एक्सप्रेशन के साथ करने को भी नहीं। तो बहुत तरीके हैं इसको हम, इसके अंदर जाने के, लेकिन एक मेन आइडिया है कि हम ये समझे कि बिहेवियर, सिम्टम, थॉट्स, ये सब ऊपर की बातें हैं। आखिर हमको इमोशंस के साथ सेफ्टी, प्रेजेंस और अवेयरनेस क्रिएट करना है ना। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर आपको आगे जाने से पहले? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगी एज अ काउंसलर। इसके ये जो इंसान के साथ हम काम कर रहे हैं, इसको क्या कोई ट्रॉमा है? ये भी एक क्वेश्चन है। कोई ट्रॉमा यानी बैकग्राउंड में कुछ है क्या? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है
कि जो बच्चे अब्यूज्ड होते हैं वो खुद अब्यूजिव हो सकते हैं। जो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया होगा वो खुद अब्यूजिव होते हैं। उल्टा भी होता है, ऐसा भी होता है कि जो अब्यूजिव होता है वो अपने बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते, ऐसा भी होता है, किसी को हाथ भी नहीं लगाते। दोनों तरीके हो सकते हैं। अल्कोहलिज्म का भी वही है, कभी कभी फैमिली में एडिक्शन चलता है और लोगों को एडिक्टिव टेंडेंसीज हो जाती है, यानी कि वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स की कोपिंग स्टाइल एडिक्शन है, उनके पेरेंट्स अपनी डिफिकल्टीज से डील करने के लिए सब्सटेंस यूज करते हैं, कोई चीज यूज करते हैं, उनको भी लगता है कि कोपिंग के लिए ये ठीक है ना। तो कभी कभी वो बिल्कुल वही रास्ते जाते हैं जिससे उनको तकलीफ होती थी बचपन में, और कभी कभी वो बिल्कुल वो रास्ते नहीं जाते। तो ऐसे भी होता है कि अल्कोहलिक पेरेंट्स है पर बच्चे टीटोटैलर है, वो बिल्कुल छुएगा भी नहीं, ऐसे भी होता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे, पर हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ट्रॉमा है, क्या बैकग्राउंड में कोई एडिक्शन वायलेंस को लेके हिस्ट्री है। अब जो ये इंसान है जिसके जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि जो अपने वाइफ को मार रहा है, जब उसके साथ काम किया गया तो पता चला कि उसके साथ बहुत ज्यादा बुलिंग हुई है, ठीक है। और ये बुलिंग स्कूल में इसलिए नहीं हुई कि वो वीक था, बल्कि इसलिए हुई कि वो बहुत स्मार्ट था। वो स्कूल में स्मार्ट था तो सारे लोग किताबी कीड़ा, अरे चश्मेश या जो कुछ भी है, बुलिंग दूसरे साइड भी होती है, खाली वीकनेस के साइड पे नहीं होती। तो जब वो बुलीड होता गया बहुत टाइम तक, तो उसने पढ़ाई जो है छोड़ दी। उसने डिसाइड किया एट सम पॉइंट कि मैं पढ़ना बंद कर दूंगा और क्लास में अच्छे मार्क्स आना बंद कर दूंगा, क्लास में जवाब देना बंद कर दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मुझे और तकलीफ होती है। और उसको लेके जो ट्रॉमा है कि फिर उसने अच्छा लाइफ में फेयर नहीं किया, उसको लेके ट्रॉमा ये कि मेरी बीवी काम कर रही है, वो मेरे से अच्छा कमा रही है, ये सब लिंक्ड है। देखिए अब लिंक आप देखिए कहाँ से चल रहा है कि उसकी बुलिंग हुई जिसकी वजह से उसने छोड़ दिया पढ़ाई वढ़ाई, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम हो गए, उसका करियर हैम्पर हो गया। अब उसकी बीवी ठीक काम कर रही है तो इनसिक्योरिटी हो रहा है। अब वो एक्चुअली तो बीवी पे गुस्सा है ही नहीं, वो अपनी बीवी को मार रहा है पर बीवी पे तो गुस्सा ही नहीं है। उसकी वाइफ एक सिंबल बन गई है उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी इनएडिक्वेसी दिखाने की। वो खुद पे गुस्सा है, एग्जैक्टली वो खुद पे गुस्सा है। ये एक्चुअली एक बहुत डिप्रेस्ड आदमी है, उसका डिप्रेशन निकल रहा है ना। एब्सोल्युटली विक्टिम्स क्रिएट विक्टिम्स, एब्सोल्युटली। तो सभी उलझे हुए हैं, मैं बोल रही हूँ ऊपर की सतह पर ना देख के कैसे हम अंदर देखते हैं। पहली बात, क्या क्या हम सोचते हैं एज अ काउंसलर, और क्या चीज को हम एड्रेस करते हैं थेरेपी में, हमारे काउंसलिंग में बहुत मैटर करता है। देखो गुड पेरेंटिंग भी हम बोलते हैं पर एक्चुअली बैड पेरेंट के भी नीचे, जो पेरेंट अच्छा नहीं है वो पेरेंट के नीचे भी बहुत दुख है ना। उनके बहुत सारे लोग पेरेंटिंग का कोई मैनुअल तो है नहीं, कुछ कोई भी पेरेंट बन जाता है, कोई टेस्ट तो पास करना पड़ता नहीं है कि आप अभी पेरेंट बन रहे हो तो ये फलाने एग्जाम दे दो, फलाना टेस्ट पास करो तभी आपको बच्चा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा तो है नहीं, कोई भी पेरेंट बन सकता है, मैनुअल है नहीं, पता है नहीं करना क्या है, और अपने दुनिया भर का बैगेज। तो पेरेंट को भी कहाँ तक ब्लेम करोगे आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी पिक करने जाओगे तो आपका पेरेंट, पेरेंट का पेरेंट, पेरेंट का पेरेंट, पता नहीं कहाँ पहुंचेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कोई अंत नहीं है। अगर हमको ये साइकिल का अंत करना है सच में, तो हमको अपने अंदर वो साइकिल का अंत करना पड़ेगा, हमको ट्रॉमा का अंत अपने अंदर करना पड़ेगा। बोलते हैं ना ट्रॉमा बिगेट्स ट्रॉमा। हम अगर ट्रॉमेटाइज होंगे हम लोगों को ट्रॉमेटाइज करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं, हम करेंगे ही। और सारा जो माइंडफुलनेस का काम है वो यही है कि अपनी सफरिंग खत्म करो,
इसीलिए अपनी सफरिंग खत्म करो तो दुनिया बेहतर जगह बन जाएगी। अपनी सफरिंग अपने पे फोकस करके खत्म करो, बहुत आसपास चीजें ठीक हो जाएगी। ऑटोमेटिकली लोगों को आप सफर नहीं करवाओगे, उनको और ट्रॉमा नहीं दोगे, वो भी ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये हमको अपने साथ करना है, ये अवेयरनेस है, ये जो स्पेस का अवेयरनेस एलिमेंट है, पर ये हम कंपैशन के साथ ही कर सकेंगे, और यही चीज हम हमारे क्लाइंट के साथ भी कर रहे हैं, है ना। तो हम पूरा टाइम जब हम काउंसलर की तरह काम करते हैं, हम अपने आप पे काम करना बंद ही नहीं करते, खत्म ही नहीं करते, हम वो काम तो करते ही रहते हैं लगातार। अच्छा, अब ये समझ में आया हमको कि ये सारे सवाल हम पूछेंगे तो जो है हम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से केस को समझ पाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप है, क्या काउंसलिंग स्किल्स हम इस्तेमाल करें। ये करने के लिए, किसी के साथ बैठने के लिए हमको क्या स्किल्स चाहिए, कौन से स्किल्स चाहिए, इनमें अपने आप को किस तरह स्थापित करें और इनको ध्यान में रखें। तो ऐसी बहुत स्किल्स है, मैंने सिर्फ 4 उठाई है, ताकि क्योंकि हमारा कोर्स छोटा है, मैंने सोचा कुछ कम करेंगे पर अच्छे से करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 स्किल्स हमने उठाई है। विश्वा, आप अगले स्लाइड पे पहुंच सकते हैं। अब ये 4 स्किल्स है, 3 माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस है, और सबके ऊपर एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है, जो एज अ काउंसलर हमको हमेशा याद रखना है, जो हमको कूट कूट के सिखाया गया जब हमने हमारी ट्रेनिंग ली, लेकिन समझ में अब आया जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस की, सच में समझ में अब आया। और वो है एटीट्यूड ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका क्या मतलब है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का क्या मतलब है। अनकंडीशनल यानी कोई शर्त ही ना हो, है ना। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन के बगैर। पॉजिटिव आप सब समझते हो, पॉजिटिव विदाउट एनी कंडीशंस। पॉजिटिव रिगार्ड यानी एक तरह से एटीट्यूड। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है जहां इंसान जो सिचुएशन में है आपके पास आता है, आपको हमेशा हमेशा बिल्कुल ठीक सद्भावना, हमेशा हमेशा याद रखना है कि ये इंसान जो भी सिचुएशन में है यहां से बेहतर होने की क्षमता रखता है। ये क्षमता नहीं कि वो हम जितना समझते हैं बेहतर होना चाहिए उतना बेहतर हो, नहीं, वो हमारी जजमेंट है, हमारी स्टैंडर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं है। पर जहां भी वो है वहां से मूव करने की क्षमता एक अच्छे डायरेक्शन में, एक बेटर डायरेक्शन में रखता है। ये काउंसलिंग में सबसे ज्यादा जरूरी एटीट्यूड है, क्योंकि ये एटीट्यूड से आपको एक बात पता है, चाहे कोई बदले ना बदले, 2 साल तक आप काम कर रहे हो, होता है, हम जो लंबे काम करते हैं, जो काउंसलर जो डीप काम करते हैं, होता नहीं बदलता है इंसान। उसके पैटर्न्स कभी कभी बहुत डिफेंसिव, बहुत रिजिड, बहुत स्ट्रांग होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं पीछे। अक्सर तभी नहीं बदलता जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम साइकाइट्रिक हो जाते हैं नेचर में, मेडिसिन पे होते हैं, बाइपोलर हो रहा है या डिप्रेशन या मेनिया, बहुत मुश्किल है बदलना, तब भी लोग बदलते हैं। लेकिन ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए आपके हाथ से, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर सटल, सूक्ष्म स्तर पर वो क्या मैसेजेस लेके जा रहा है आपके पास से। अगर आप बिलीव करेंगे कि यार इसका कुछ नहीं होने वाला, तो ये मैसेज जरूर क्लाइंट तक पहुंचेगा, आप बोले ना बोले, आपने ये सोच लिया तो ये मैसेज क्लाइंट तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि ये आपके पूरे एटीट्यूड में, आपके पूरे एक्सप्रेशन में आ जाए। इसलिए ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये इंसान हिल नहीं सकता। ये एटीट्यूड को माइंड में रखते हुए हमने आगे के आगे नेक्स्ट स्टेप पकड़ा है, जो 4 स्किल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स। पहला स्किल हो गया लिसनिंग का स्किल।
सुनना। अभी ये तो हम सबको पता है एज अ काउंसलर कि यार हमको सुनना पड़ता है, पर सुनना कैसे? सुनते वक्त जब, जैसे कि कोई आपको कह रहा है ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे पास कोई बड़े उम्र के लोग आते हैं, 60, 55, 60, कभी लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी रात को 12 बजे कॉल सेंटर में काम करती है, सेफ नहीं है, वो बाहर जाती है, चीजें बदल गई है, आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, लोग काम बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, रास्ता भर के लोग हैं, क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं ये, फिर भी आपको लगता है कि आपको सुनना है। तो आपको समझना है कि इनके लिए इनकी सच्चाई यही है कि बाहर ठीक नहीं है। आप माने ना माने, आप समझे कि ये सच है या आप ना समझे कि ये सच है, वो अलग बात हो गई। लेकिन आपको समझना है कि ये क्लाइंट की अंदर की दुनिया है, चाहे वो दुनिया सच हो या गलत हो आपके हिसाब से, पर ये उनकी दुनिया है। उनकी दुनिया में हमको काम करना है, अपनी दुनिया में काम नहीं करना है। मेरी दुनिया के हिसाब से 12 बजे घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी दुनिया के हिसाब से 8 बजे के बाद खतरा है। सच क्या है वो कोई मतलब ही नहीं है सच का। उनका सच है, लेकिन बहुत मुश्किल है जब आपका सच और उनका सच क्लैश करता है, तो सच में सुनना बहुत मुश्किल है। जजमेंट्स आएंगी, मन में आएगा अरे क्या ये क्या सोच रही है, बेकार बेकार, सुनने का मन नहीं होगा। नेचुरल है, हम काउंसलर्स हैं, हम भी इंसान हैं, होता है, हमारे साथ भी होता है। तो ये जजमेंट्स का हम क्या कर सकते हैं? हमारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में हम जजमेंट्स का ध्यान रखते हैं। हम अपने प्रति भी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करते, हम माइंडफुल रहते हैं, मेरे मन में इनके खिलाफ जजमेंट आ रहा है क्योंकि इनके विचार और मेरे विचार क्लैश हो रहे हैं। अब ये जजमेंट को जान करके हम जाने देंगे, फिर क्लाइंट की दुनिया में वापस आने की कोशिश करें। फिर आ गई जजमेंट, फिर जाने देंगे, फिर क्लाइंट की दुनिया में आने की कोशिश करेंगे। ये है सच, सच में सुनना। खाली सुनने के लिए नहीं सुनना, सच में सुनना। क्योंकि हमारे लिए क्लाइंट का जो वर्ल्ड व्यू है, वर्ल्ड व्यू यानी जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं, जो उनकी अंदर की दुनिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके बगैर तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कुछ भी। जब तक क्लाइंट की अंदर की दुनिया देखेंगे नहीं, तब तक कैसे हेल्प कर पाएंगे? तो हमारी लिसनिंग में जजमेंट आएगी, जजमेंट भी नहीं, इमोशंस भी आएंगे। अगर सामने वाला कह रहा है ऐसी कोई बात, अरे वो तो डिजर्व करती है, उसको तो 2 थप्पड़ लगाना चाहिए, ऐसे वो बोल कैसे सकते? कितना गुस्सा आ जाता है काउंसलर्स को, ऐसे कैसे बोला? या कोई कंप्लेन ही कंप्लेन कर रहा है, वो फलाना खराब है, वो ऐसे करता है, वो फलाना ऐसे करता है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसा। फिर आपको अंदर से जजमेंट, इरिटेशन आता है, फिर जजमेंट आता है, हाँ सब बुरे, तुम ही अच्छी हो बस। नहीं, ये सब आ सकता है, ये सब आ सकता है। अपने प्रति भी कंपैशन होना चाहिए कि हम भी इंसान हैं। जब समझोगे कि ये आ गया है और अपने प्रति कंपैशन रखोगे, तो इसको साइड में हटा सकोगे। वरना ये जो आइडियलिस्टिक आइडिया है कि काउंसलर को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं फील करना चाहिए, वैसे नहीं फील करना चाहिए, इसमें खुद ही पकड़े जाते हैं काउंसलर्स। जो हो रहा है हो रहा है। इनफैक्ट अभी तो इसका स्कोप नहीं है क्योंकि हम इतना डीप में काम नहीं कर रहे, पर अगर हम लंबा 1-2 साल का कोर्स करें, तो ऐसी भी टेक्निक्स है काउंसलिंग में कि जो आपको क्लाइंट फील करवा रहा है, वो फीलिंग के साथ आपको समझ में आए कि वो कैसे दुनिया में लोगों को फील करवा रहा होगा, और उसको यूज करके काउंसलिंग करें। ऐसी भी टेक्निक्स है। बट इम्पोर्टेंट अभी के लिए ये है कि अपने इमोशंस जाने, अपने जजमेंट्स जाने, उनको साइड में हटाएं, है ना? ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई आपकी नॉन जजमेंटल लिसनिंग। नॉन जजमेंटल यानी क्लाइंट के प्रति नॉन जजमेंटल, अपने भी प्रति नॉन जजमेंटल, और अपनी जजमेंट्स को जानना। इसी के साथ जुड़ा हुआ क्या है? वैलिडेशन। जो भी सिचुएशन में क्लाइंट है,
उसको समझ सकना मतलब उसको सही जानना नहीं है, ये समझना कि हाँ आपको ये उलझन हो रही है, ये उलझन है या ये उलझन नहीं है वो बात अलग हो गई, ये सच में बड़ा प्रॉब्लम है या छोटा सा प्रॉब्लम है ये बात अलग हो गई, पर ये समझना कि आपको उलझन हो रही है। हम डिसवैलिडेट कैसे करते हैं? जब हम नहीं समझते कि हम किस तरह से क्लाइंट को जैसे हम बोल रहे हैं कि हम क्लाइंट को आप इस वक्त जो फील कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, अगर हम ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो डिसवैलिडेशन हो गया। चलिए अभी मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखाऊंगी, हम फिर से एक रोल प्ले देखेंगे। लास्ट वीक आपने सलील और मालिनी को देखा, मालिनी थेरेपिस्ट है और सलील क्लाइंट थे। ये वीक आप शुभ्रा और साक्षी को देखेंगे, मेरे टीम में से शुभ्रा थेरेपिस्ट है और सब कंपैशनेट काउंसलिंग अप्रोच में ट्रेंड है, तो आपको वही दोनों तरह से दिखाएंगे, डिसवैलिडेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है, और फिर इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। अब मुझे थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग समझ के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके एक मिनट। हाय साक्षी, कैसे हो आप आज? हाय, मैं ठीक हूँ। काफी मुश्किलें हो रही हैं। सादिया, आपका स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा था अभी। बट ऑडियो आ रहा था, तो आई थिंक आपने ऑडियो पोर्ट स्विच कर दिया है। हाय साक्षी, कैसे हो आप आज? हाय, मैं ठीक हूँ। सादिया, आपका काफी स्क्रीन मुश्किलें नहीं हो दिख रहा है अभी, आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। रही हैं। काफी दिक्कतों से गुजर रही हूँ। हाय साक्षी, कैसे हो आप आज? हाय, मैं ठीक हूँ। काफी मुश्किलें हो रही हैं। काफी दिक्कतों से गुजर रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, काफी बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। काम नहीं मैनेज हो पा रहा है, घर का काम और ऑफिस का काम दोनों चीजें ऐसा ही एक बर्डन सी फील हो रही है। आप काफी स्ट्रेस साउंड कर रहे हैं, पर जब तक मुझे याद है आपने लास्ट सेशन में बताया था कि घर का जो काम है आपके वहाँ पे हेल्प है वो कर लेते हैं, और आपकी मम्मी जो है वो रिमेनिंग काम कर लेती है, जो बाकी बचता है छोटा मोटा खुद का काम वो सिर्फ आपको करना पड़ता है। तो क्या आप मुझे समझने में मदद करेंगे कि ऐसी क्या काम है, ऐसे कितने काम है जिसकी वजह से आपको इतना स्ट्रेस्ड फील हो रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरे पास मेरी मदर है हेल्प करने के लिए, हाउस हेल्प है, फिर भी मुझसे काम मैनेज नहीं हो रहा है। हम काम तो डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन मैं अपने ऑफिस में एक जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर फील हो रहा है ऑफिस की तरफ से, और मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। काफी मुझे मुश्किल फील हो रही है। ठीक है। मैं आपको एक क्लाइंट की एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सब जो स्ट्रेस है वो सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। मेरे क्लाइंट है, एक लेडी है,
उनकी 2 बच्चियां हैं, वो अभी खुद का बिजनेस संभालती है, 2 बच्चियों को संभालती है और घर पे कोई हेल्प भी नहीं है, उन्हें भी संभालती है, पर ये सब वो बहुत अच्छे से कर पा रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको इतना काम होते हुए भी स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप जिस क्लाइंट के बारे में बता रही हैं वो लेडी आई एम श्योर बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होंगी। मुझे उनके जैसा ही बनना है। आप मुझे कोई उपाय बताएंगी जिससे मैं उनकी तरह बन पाऊं? मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको पहले तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। जो भी आपके आजू बाजू अच्छी चीज है उसके बारे में सोचो। पॉजिटिव कोट्स जो आते हैं वो रीड करो। चाहे तो थोड़ा बिजी रहो लाइफ में ताकि इतने सारे आपको थॉट्स विचार जो भी आ रहा है वो ना आए, ताकि आपका जो दिमाग ओवर टाइम चल रहा है वो ना चले। और इसके अलावा आपको जो भी चीजें पसंद है, जैसे अगर कोई आपकी हॉबी है, जैसे एक्सरसाइज करने से, मेडिटेट करने से आपको जैसे खुशी अगर मिल रही है, तो वैसी कोई एक्टिविटी ढूंढ के ऐसा कुछ करो तो शायद आपको बेहतर महसूस होगा। मेरे ख्याल से इतना करोगे तो आप श्योरली बेटर फील करोगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, देखती हूँ। अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर। ठीक है, बाय बाय। ओके, मेरी आवाज आई अभी? हाँ सादिया, आपकी आवाज आ रही है। और पूरा आपने रोल प्ले ठीक से सुना ना इशिता? पूरा ठीक से सुनाई हाँ, आवाज आ रही थी। यस, ठीक है। ओके, तो अभी आपने देखा डिसवैलिडेशन कैसे दिखता है। वो क्या कर रही थी? बहुत सॉफ्ट, इतने अच्छे से बात कर रही थी। क्या कर रही थी? डिसमिसिंग द फीलिंग, है ना? ऊपर ऊपर से एडवाइस, और ये भी कि तुम्हारे पास इतना काम है नहीं तो तुम इतना क्या फील कर रही हो। अब वो कह रही है कि मेरे पास जो भी काम है मुझे बहुत लग रहा है। अब ये थेरेपिस्ट है, ये तो बहुत सारे क्लाइंट्स को देख रही है, तो इसको लग रहा है कि देखो मेरी दूसरी क्लाइंट है, उसके बच्चे हैं, उसके पास हेल्प नहीं है, वो बिजनेस संभाल रही है, उसको नहीं लग रहा है इतना सारा, और इसको क्या लग रहा है, इसके पास हेल्प भी है और मम्मी भी है और सब है, और क्या लग रहा है। तो इसका जो जजमेंट है वो बीच में आ गया, और उसने सोचा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, और सबसे इजी सोल्यूशन ये दे दिया कि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, तो ओवर थिंकिंग मत करो, है ना? कम सोचा करो जरा, और इंस्टेड जो अच्छा लगता है वो करो। मेडिटेट करो, मेडिटेट करो भी बोला, लेकिन एज अ फिक्स बताया। मेडिटेट करो भी एज एन अंडरस्टैंडिंग नहीं बताया, एज अ फिक्स बताया। योगा कर लो, मेडिटेट कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, ये सब अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें नहीं है, लेकिन राइट नाउ उसको हो क्या रहा है, जो क्लाइंट है उसको क्या हो रहा है, उसको इमोशनल ओवरवेल्म हो रहा है, जिसको हम ओवरवेल्म बोलते हैं। ओवरवेल्म यानी उसको लग रहा है कि बस बहुत ज्यादा हो रहा है सब कुछ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही, है ना? इसके नीचे जो फीलिंग्स के साथ हम काम कर सकते हैं या देख सकते हैं या बैठ सकते हैं, वो फीलिंग्स हमने देखी ही नहीं, हमने उसको समझा ही नहीं, है ना? उसको लग रहा है मुझे कोई नहीं समझ रहा है, बिल्कुल ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हो सकती है उसके नीचे, बट ये सर्टेन है कि वो ओवरवेल्म फील कर रही है और कोप नहीं कर पा रही है। तो एज अ काउंसलर आपने एक और उसको चैनल दे दिया, ये सब आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है, आप ओवर थिंक करना बंद कर दो। ये क्या हुआ? ये तो फिक्सिंग माइंडसेट हो गया और डिसवैलिडेटिंग हो गया, है ना? दोनों भी हो गया। चलिए अब देखते हैं वैलिडेटिंग क्या हो सकता है, और उसमें वो क्या कर रही है वो नोटिस करते हैं। तो मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, और
सादा अभी वीडियो नहीं दिख रहा है हम लोग को स्क्रीन पे। सादिया आप एक और बार ट्राई करें कि अपनी स्क्रीन को शेयर करने के लिए। हाँ सादिया, आपका स्क्रीन एक और बारी शेयर होना स्टार्ट हो गया था। Okay, we can see your screen. सो एवरीबडी, सादिया के स्क्रीन शेयर में थोड़ा सा इशू हो रहा था, तो अभी सादिया वापस आ रहे हैं वीडियो पे। बस 1 मिनट में शी शुड बी बैक। सादिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अपना ऑडियो पोर्ट स्विच करना होगा। हाँ, अब आ रही है हाँ, आवाज। अब आ रही है, अब आ रही है। अब क्या करें, फिर से ट्राई करें एक बार? हम लोग मे बी 5 मिनट्स में ट्राई कर सकते हैं उसको, तब तक आप रियली वैलिडेटिंग हाँ, सेशन तो कैसा दिख सकता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, वो दिखाना जरूरी है एक्चुअली, बट ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वैलिडेटिंग के अंदर आप कॉन्स्टेंटली क्लाइंट को, जबकि क्लाइंट खुद पूछता है आपको अक्सर कि
कोई उपाय बताइए, मैं कैसे चेंज करूं, मैं कैसे इम्प्रूव करूं, ये सिचुएशन कैसे बदलूं। आप नहीं देते सजेशन, आप रुकते हैं, पर आप फीलिंग को वैलिडेट करते हैं। जब फीलिंग को आप वैलिडेट करते हैं, आप फीलिंग को वैलिडेट भी करते हैं, आप फीलिंग को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बदलने लगती हैं सेशन के अंदर। और जो नेक्स्ट आप अगर देखोगे पीपीटी के ऊपर, तो जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, हम फिर से ट्राई करेंगे एक बार ये देखने का, पर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स है। जैसे अगर हमको ये बोलना भी है डोंट ओवरथिंक, तो हम कभी कभी बोल सकते हैं, जैसे अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा सोच रहा है तो हम कभी कभी बोल सकते हैं कि इतना सब आप इतनी सारी सोच होने की वजह से कितना स्ट्रेस होता होगा आपको, तो आप फिर भी वैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि आप फीलिंग को, आप जो फीलिंग देख रहे हैं कि आप इतना बोल रहे हो कि इतना स्ट्रेसफुल लग रहा है, इतना सब सोचना, इतना सब बोलना, आप उसको वैलिडेट कर रहे हो, वो फीलिंग को आप वैलिडेट कर रहे हो जो आपको दिख रही है सेशन के अंदर। तो अलग अलग तरीके से आप ये कह रहे हो कि जो आपको हो रहा है वो ठीक है, जो कुछ भी आपको हो रहा है वो ठीक है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हम एक बार फिर ट्राई करेंगे, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम आगे बढ़ के हमारी दूसरी प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, हाय साक्षी, कैसे हैं आप? हाय शुभ्रा, मैं ठीक हूँ लेकिन काफी दिक्कत महसूस हो रही है। क्या हो गया? आपका आवाज भी बहुत ढीला लग रहा है आज। मैं काम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। घर का काम और ऑफिस का काम सब इतना ज्यादा एक साथ आ रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान महसूस कर रही हूँ और एक बोझ सा महसूस हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ, ये लॉकडाउन बहुत बड़ा चेंज है हम सबके लिए। आप जब दिन में थोड़ा काम करते होंगे या सिर्फ ऑफिस का काम करते होंगे, अभी सब काम साथ में आ रहा होगा, तो ये चेंज की वजह से बर्डन फील होना, स्ट्रेस फील होना बहुत नेचुरल है। लेकिन मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन बाकी लोग इतना ज्यादा अच्छे से सब मैनेज कर पा रहे हैं, घर का काम, ऑफिस का काम, यहाँ तक कि कितनी सारी नई चीजें भी कर पा रहे हैं, इस समय को सही से यूज कर पा रहे हैं, लेकिन मैं तो बेसिक भी नहीं कर पा रही। मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये फीलिंग आ रही है, पर ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सबकी तकलीफों के बारे में पता हो। जैसे ये लॉकडाउन के समय हमने देखा है कि हमारे क्लाइंट्स और ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, और दूसरे दूसरे नए लोग भी आ रहे हैं मदद मांगने के लिए, काउंसलिंग थेरेपी मांगने के लिए। इससे ये दिखता है कि लोग में स्ट्रेस है। और अगर ये चीज भी नहीं होती फिर भी आपको आपका स्ट्रेस दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है, आपके जो चैलेंजेस है, आपके खुद के हैं, और दूसरों के फीलिंग्स से आपके फीलिंग्स कंपेयर करके आप आपके फीलिंग्स पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम आपके जो फीलिंग्स है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें और धीरे धीरे उस पे काम करें, कोई घाई किए बिना। और जितना समय आपको चाहिए आप उसके स्ट्रेस पे काम करने के लिए ले सकते हैं, और आपके लिए मैं तो यहाँ हूँ ही। इसलिए आप खुद के स्ट्रेस को दूसरों के जो दिख रहा है दूसरों के लाइफ में उससे कंपेयर मत करो। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। ये तो हो सकता है कि शायद मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, बट मैं जरूर सोचूंगी आपने जो बोला। थैंक यू। वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ सादिया, आपकी आवाज आ ठीक, रही है। ग्रेट। हाँ, सो आप बताइए इसमें क्या था, इसमें क्या देखा आप लोगों ने? एक तो बहुत बड़ा रिलीफ था क्लाइंट को ये जान करके कि बहुत टाइम है, कोई जल्दी नहीं है, अपने स्ट्रेस पे आप जितना टाइम चाहे ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा, कोशिश किया ये समझाने का कि जो भी फीलिंग है वो जेन्युइन है। क्लाइंट खुद अपनी फीलिंग को जेन्युइन नहीं मान रही थी, आपने देखा क्लाइंट अपनी फीलिंग को खुद वैलिडेट नहीं कर रही थी। वो तो कह रही थी कि लोग अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं लॉकडाउन का, और मैं हूँ कि इतना भी नहीं मैनेज कर सकती। वो तो फुल ऑफ सेल्फ ब्लेम था, क्लाइंट का तो पूरा सेल्फ ब्लेम था। तो फिर क्या किया थेरेपिस्ट ने? उसने हेल्प किया उसके अंदर की वो समझने को कि इट्स ओके टू फील लाइक दिस, है ना, कि चलेगा। ऐसे फीलिंग आप कंपेयर नहीं कर सकते दूसरों के साथ, जो आपको हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो एक रिलीफ है कि आई एम नॉट अलोन, मुझे कुछ गलत नहीं हो रहा है, मैं सब ठीक कर रहे हैं, मैं गलत कर रही हूँ ऐसा नहीं है। और बहुत वक्त है काम करने के लिए, कोई जल्दी भी नहीं है काम करने के लिए। सो दीज आर वेरी हेल्पफुल एंड वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स। जब क्लाइंट अपने आप को भी डिसवैलिडेट कर रही है तो आप उनको वैलिडेट करके उनको हेल्प कर सकते हो अपने आप को वैलिडेट करने के लिए। अगले सेशन में इस पे हम थोड़ा और काम करेंगे, खुद को डिसवैलिडेट करने का ये क्या चक्कर है और क्यों होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा और अगले सेशन में काम करेंगे। ऐसा होता है कि कभी-कभी कुछ सेशंस में टाइम नहीं होता या प्रेशर होता है कि कंप्लीट करना है, तब कैसे करें? कितना भी प्रेशर होता है, लेकिन इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि ये मुश्किल है। हम समझ सकते हैं कि ये मुश्किल है आपके लिए, इतना तो बोल ही सकते हैं। बहुत सारा वैलिडेशन ना तो आपकी एनर्जी से, मतलब आप जिस तरह से पेश आ रहे हो ना उसी से हो जाता है। आपके मन में डिसवैलिडेशन होगा तो आपके शरीर में, आपके एक्शन में, हर चीज में डिसवैलिडेशन होगा। आपके मन में वैलिडेशन होगा तो आपके पूरे सिस्टम में वैलिडेशन होगा, आपके बॉडी लैंग्वेज में वैलिडेशन होगा। ये सब एक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये आ जाता है। ये जब हम अंदर नॉन जजमेंट क्रिएट करते हैं, हम 10 मिनट भी किसी के साथ बैठते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि ये हमारे पास या हमारे साथ बैठे, ये समझ के बैठे। तो जरूरी नहीं है कि सारा सारा काम हमको, ऑफ कोर्स ये सब काम को बहुत सेशन भी लग सकता है, अगर हमारे पास स्पेस है तो हम ये कर सकते हैं, नहीं स्पेस है तो मुश्किल से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम फाइनल स्किल पे आते हैं जो है कॉन्फ्रंटेशन। अब ये तो ऑपोजिट है, वैलिडेशन तो हमने कहा कि आप जो हो रहा है आप समझ रहे हैं, तो कॉन्फ्रंटेशन क्या है? कभी कभी ये होता है कि जो आपको क्लाइंट बोलते हैं वो और जो आपको दिख रहा है उसमें फर्क होता है। जैसे कि अगर कोई इंसान आपको बता रहा है काउंसलिंग के समय, अ, हाँ, मेरी मम्मी मुझे चिल्लाती है पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके बिहेवियर से, जिस तरह से वो बता रही है, बार बार उस बारे में बात कर रही है, एक्चुअली लग रहा है कि आपको बहुत फर्क पड़ रहा है ना। तो कभी कभी हमको या कोई कोई कहता है कि काम पे मेरे बॉस मेरे कलीग को प्रेज करते हैं या बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बार बार उस बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब तो ये कि फर्क पड़ता है। तो एज अ काउंसलर आपको दिख रहा है कि फर्क पड़ता है पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि फर्क पड़ रहा है। तो इस समय में आप कैसे काम करोगे? इस समय में आप क्या करोगे? इस समय में आपको एक स्किल होती है जिसको हम कॉन्फ्रंटेशन कहते हैं, यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा कि देखिए आप जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें फर्क है, पर आप नहीं देखना चाहते। पर ये बहुत मुश्किल स्किल है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि क्लाइंट गया डिफेंसिव पे, अरे मैं बोल रही हूँ ना मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो आप नहीं नहीं कैसे नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, देखो आपने ऐसे बोला, देखो आपने ऐसे, फिर तो आपका झगड़ा होने वाला है काउंसलिंग में, काउंसलिंग नहीं होने वाली।
तो ये इसीलिए मैंने ये स्किल को कन्फ्रंटेशन की बजाय कंपैशनेट कन्फ्रंटेशन बोल दिया। अब इसमें ये होगा कि आप ऐसे कह रहे हैं, बट कभी कभी मुझे ऐसा उसके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। कभी कभी मुझे लग रहा है आपकी बातें सुनकर कि आपको एक्चुअली डिफिकल्टी हो रही है ये देखने में। किसी को भी होगी, किसी को भी होगी, या समझ, अगर डिफिकल्टी हो भी रही है तो समझ सकते हैं। जैसे ये वर्ड्स हमने बोले कि हमने दरवाजा खोल दिया क्लाइंट को वो चीज फील करने के लिए, है ना। क्यों नहीं, अगर कोई कोई नहीं मान रहा कि मेरे कलीग को ज्यादा तारीफ मिल रही है और मुझे तकलीफ हो रही है, कोई नहीं मान रहा, क्यों नहीं मानता है? कौन मानना चाहता है कि हमको जेलस फील होता है? कोई नहीं मानना चाहता। तो आपने दरवाजा खोल दिया एक डीप काम का, जेलसी तो ह्यूमन है, कोई और की तारीफ होगी तो लगेगा तो सही, बुरा तो लगेगा। तो आपने दरवाजा खोल दिया कन्फ्रंटेशन के तरीके से। पर ख्याल रखें ये वाली स्किल यूज करने के टाइम पे कि हमको झगड़ा नहीं करना, हमको नहीं दिखाना कि देखो आप देख नहीं रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो पर आप ऐसे बोल रहे हो, कितना फर्क है आपके सोचने बोलने में, ये हमको नहीं करना। लेकिन ये बात रखनी है कि जब वक्त आएगा तब बता देंगे, जैसे सही मौका मिलेगा तो बता देंगे। कभी कभी अपने ऊपर लेके बताए। कभी कभी जब मैं आपकी ये बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो सुनने, और मुश्किल भी है किसी की तारीफ देखना। अब बात में आपने कंपैशन आप ले आए, तो ये स्किल है। मैं तो आपको जस्ट ऊपर ऊपर सिखा दूंगी, पर ये स्किल है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगी। तभी डेवलप होगा जब सच में कंपैशन आएगा। आप अपने क्लाइंट के साथ ये नहीं चाहिए कि देखो मुझे कुछ दिख रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये ईगो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उसकी मदद के लिए उसको दिखाना है। अगर इस वक्त नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, छोड़ दो, शायद ये वक्त नहीं है दिखाने का, शायद अगला वक्त दिखाने का है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पहले सेशन में हमको तो दिखता है, बल्कि अभी 20 साल काम करने के बाद पहले सेशन में ही दिख जाता है कि क्या करने की जरूरत है और क्या काम है। लेकिन वही चीज करते करते 5 महीना लग सकता है ना, क्योंकि वक्त लगता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें छोड़ देनी पड़ती है। नहीं ये वक्त नहीं है वो चीज की, ये वक्त नहीं है, वो इतना डीप जाने का वक्त नहीं है। ठीक है, ये वक्त से सपोर्ट की जरूरत है, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं, आज खोदते नहीं है, आज इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं आज। तो ऐसे धीरे धीरे जो सही लगे ये चीजें मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब बताइए मुझे, ये जो है ना 3 माइंडफुल प्रैक्टिसेस, ग्राउंडिंग वाली प्रैक्टिस, पहली वाली तो हमने कर दी कि जजमेंट अपने मन में आया तो हम वापस लौट गए, जान लिया अपने, ये तो हमारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है कि जान लिया जजमेंट आया, इमोशन आया, एक्सेप्ट कर लिया, वही रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट सपोर्ट, रिकॉग्नाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को सपोर्ट किया, हाँ कोई बात नहीं मुझे ये जजमेंट आया, वापस आ गया। तो पहली तो हमने कर ली। अब दूसरी प्रैक्टिस जो है ग्राउंडिंग, ये हम अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगी आपको लाइव डेमो करके दिखाऊं, एक लाइव सेशन करके दिखाऊं, ताकि आप देखें कि किस तरह से काउंसलिंग होती है और कैसे ये प्रैक्टिसेस काम में आती है। तो मैं कोशिश जरूर करूंगी, पर टेक्नोलॉजी मेरा साथ देना चाहिए। और तीसरी जो प्रैक्टिस है वो, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। क्लाइंट के लिए मेहता, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने डाली है, ये कहीं आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगी, कोई काउंसलिंग टेक्स्ट में नहीं मिलेगी, पर मेरे लिए ये बहुत अच्छी और यूजफुल प्रैक्टिस। दो विषयों में। पहले तो जब क्लाइंट के साथ मेल नहीं खाता हमारा आइडियाज, है ना, जैसे बहुत कंप्लेन कर रहे हैं वो और हमको उनके लिए फील नहीं हो पा रहा है, या वो बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे साथ हमारे थिंकिंग से मैच नहीं हो रही। हेलो, सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई कह रहा है सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा? आवाज आ रही है साथिया। ठीक है ठीक है। तो कभी कभी जो मेटा प्रैक्टिस आपको याद है, मेटा प्रैक्टिस याद है हमने की थी 4th वाले सेशन में, है ना, जहाँ हम चाहते हैं कि हम लोगों को विजुअलाइज करते हैं।
और हम कहते हैं कि आपका भला हो, आप खुश रहें, आप सफरिंग से दूर रहें, जो भी हमारे मन में आता है ना उस वक्त उनके लिए अच्छी विश करते हैं। कभी कभी क्लाइंट के प्रति जब हमको इरिटेशन आता है या नेगेटिविटी आती है, हमारा दिल बंद हो जाता है क्लाइंट के प्रति। कम हमारे अंदर एक दरवाजा बंद होने लगता है, हमको ये क्लाइंट नहीं पसंद, हमको ये इंसान की बातें नहीं ठीक लगती। तभी ये प्रैक्टिस मेरे बहुत काम आती है। और ये प्रैक्टिस है, मैं क्लाइंट के साथ कभी कभी उनके साथ ही बैठती हूँ, पर जोर से नहीं बोलती। जब ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करते हैं, जब शांत बैठते हैं क्लाइंट के साथ, कभी कभी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में, तो मैं विजुअलाइज करती हूँ उनको अपने सामने और विश करती हूँ कि आप खुश रहो, आप ठीक रहो, आपकी जो भी सफरिंग है दूर हो जाए। इससे क्या होता है कि मेरा जो दरवाजा बंद हो रहा है क्लाइंट की तरफ से, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है या अपसेट हो रहा है उनकी बातें सुन के, वो खुल जाता है। क्योंकि हम तो काउंसलर है, हम जितना न्यूट्रल हो सकते हैं उतना न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं, पर इंसान भी अपने ओपिनियंस हैं, पॉलिटिकल आइडियाज है, सामने वाले के अलग आइडियाज, अलग प्रॉब्लम्स है ना। अ, अपने ओरिएंटेशन है, सामने वाले के अलग ओरिएंटेशन है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये जो प्रैक्टिस है अपने क्लाइंट्स के लिए मेहता करना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और एक तरह से आपको बहुत कनेक्टेड भी रखती है अपने क्लाइंट के साथ। इतना इम्पर्सनल नहीं रहते हैं आप, और कनेक्टेड रहते हैं। और एक बार जब कभी कभी मैं मेहता करती हूँ, जब बहुत मुश्किल होता है, कि जब सच में उनके लिए बहुत बुरा लगता है, जब सच में लगता है कि वो बड़ी मुश्किल में है, वो बड़ी तकलीफ में है, तब भी उनके लिए मेहता करना बहुत काम आता है, हमको खुद भी काम आता है। और वो एक कनेक्शन रहता है कि हाँ, उनके पेन के साथ हम रह रहे हैं, हम उनको उसको अंदर भी नहीं ले रहे हैं, उसको डिस्कार्ड भी नहीं कर रहे हैं, हम उसके उनके पेन को समझ सक रहे हैं और उनके लिए विश कर पा रहे हैं। तो ये एक एडिशनल कंपैशनेट काउंसलिंग की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। और थोड़े से टेक्नोलॉजी इशू की वजह से हम थोड़े से डिले भी हुए हैं, तो क्विकली हम हमारा लास्ट प्रैक्टिस साथ में करते हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग स्लाइड्स हिंदी में देखने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विश्वा, आप अगर एक दो जो मेन स्लाइड्स है वो दिखा दें। हाँ, ये वाली स्लाइड कुछ समय रखें ताकि वो देख सके। और मेरे जाने के बाद भी, अगर हमारी प्रैक्टिस के बाद भी विश्वा आप 5 मिनट रुक के स्लाइड्स दिखा देंगे, तो जो जिनको देखना है वो रुक के देख लेंगे। आई थिंक दैट्स बेटर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करते हैं, फिर सेंटर्ड हो जाते हैं, फिर एक जगह आ जाते हैं, अपना मन प्रेजेंट में, वर्तमान में ले आते हैं। कुछ सांसों पर ध्यान देते हैं, 4 या 5 सांसों तक पूरा ध्यान सांस पे रखने की कोशिश करते हैं। और सेशन एंड करते हुए
दुनिया के सारे लोगों को, अपने अपने को भी, खुद को भी, और दुनिया के सारे लोगों को विजुअलाइज करते हैं। अपने आप को, हमारे ग्रुप के ये सारे लोग जो हमारे साथ इतने हफ्तों से मेडिटेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। कितना अच्छा मौका है ये एक साथ में काम करने का, कितना अच्छा अवसर है कि हम इतने सारे लोग साथ में हर हफ्ते मेडिटेट करते हैं। और इसी अच्छे फीलिंग में, अच्छे वातावरण में हम दुनिया के उन सारे लोगों के बारे में भी सोचते हैं जो इस वक्त तकलीफ में भी हैं, दुख में भी, जिनके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी के। और सिर्फ इंसान ही नहीं, ऐसे कितने जानवर हैं जो तकलीफ में हैं, ऐसे कितने परिंदे हैं जो तकलीफ में हैं, समंदर में ऐसे कितने जीव जीव हैं जो तकलीफ में हैं, जो जिंदगी में अपनी सफरिंग से, अपने पेन से गुजर रहे हैं। इन सब के लिए भी हम विश करते हैं, हम मेत्ता देते हैं, इन सब के प्रति दोस्ती का, प्यार का भाव अपने मन में पैदा करते हैं, और ये चाहते हैं कि सब खुश रहे, सबके दुख दूर हो, लोग तकलीफों से, सफरिंग से मुक्त हों। लोग सुखी हों, संतुष्ट रहें। सबका भला हो। और ये भावना को अपने मन में रखते हैं कुछ समय, अपने लिए, अपने खुद के लिए भी। हम भी सबकी तरह ही है, जानते हुए ये भावना अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। और इसके साथ हम हमारा सेशन बंद करते हैं, सेशन के एंड में आते हैं। अपनी आंखें खोलते हैं। थैंक यू। ज़रूर प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस ना छोड़ें। और इस वीक भी जो हमने काम किया, अगर आपको अवसर मिले, मौका मिले, तो ज़रूर इस पे भी काम करें। ऐसे सोचें, लोगों के केसेस, आपके पास जो क्लाइंट्स हैं या जिनके बारे में आप काम करते हैं, सोचें उनके मन में क्या हो रहा है, इमोशंस क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच सादिया फॉर सच अ इतना वंडरफुल सेशन था। रियली आज कंपैशन के थ्रू क्लाइंट का इनर वर्ल्ड कैसे समझ सकते हैं, चाहे वो थॉट्स हो, बिहेवियर्स हो, इमोशंस, फीलिंग्स हो। सो रियली थैंक यू सो मच। हर हफ्ते हम सबकी भी क्लैरिटी बहुत गुना बढ़ती जा रही है। एंड थैंक यू एवरीबडी। लाइक ऑलवेज आप लोग का पार्टिसिपेशन रियली सेशन को इतना ज्यादा रिच और फ्रूटफुल बना देता है। हम लोग कल तक आपको सारी रीडिंग्स एंड वर्कशीट्स भेज देंगे। एंड सी यू ऑल नेक्स्ट फ्राइडे। कुछ लोग देखना चाहते थे स्लाइड्स को हिंदी में भी, तो विश्वा और मैं अभी 5 मिनट और लॉकडाउन रहेंगे, तो जिसको भी देखना है आप लोग भी यू कैन स्टे बैक और हम लोग हिंदी में स्लाइड्स एक और बारी दिखा सकते हैं। ठीक है, बाय एवरीबॉडी, बाय। थैंक यू सादिया, थैंक यू एवरीवन। विश्वा हम लोग हाँ, थैंक यू।
विश्वा, हम अगली स्लाइड पे शिफ्ट कर सकते हैं।